बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और इंग्लिश लैंग्वेज की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत अहम है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में जब कम्युनिकेट करते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो किस किस्म के अल्फाज होते हैं जो हमने बोलने होते हैं और उनसे हमें किस तरह पहचान होती है कि हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं और किस मामले में बात कर रहे हैं। इसलिए आज की क्लास को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत आसान ज़बान में इस्तेमाल करके हम इस क्लास का आगाज़ करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी क्लास को शुरू करें, आपसे इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताख़ीर के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि आज की हमारी ये जो वीडियो है बहुत अहम है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें किस किस्म के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज को टेक्निकली कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी अंग्रेजी में हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकती है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो 9 किस्म के अल्फाज होंगे, इनको हम देखेंगे और इनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 9 किस्म के अल्फाज कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आपको 9 किस्म के अल्फाजों के नाम आ रहे हैं। एक तो आपने ये करना है कि ये नाम ज़ुबानी याद करने हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, उसके आगे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है आर्टिकल्स, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन और इसे प्रीपोजिशन भी कहते हैं इसलिए, लेकिन तेजी से हम इसको प्रेपोजिशन कहते हैं, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये नाम आपको अभी तो थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिर्फ कुछ मिनट के बाद आपको ये बिल्कुल चीज़ें ईजी महसूस होंगी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि साथ साथ आपने ये 9 जो हमने अल्फाज की इकसाम बताई हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो अब बारी बारी देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने किस बात चीज़ के बारे में बात करनी है, वो है नाउन, NOUN, नाउन, जिसको उर्दू में हम इसम भी कहते हैं, यानी नाम। इसकी वजाहत हम इस तरह कर सकते हैं कि जब भी हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं जिसमें किसी शख्स का नाम आए, साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड हो रही है। जैसे कि किंग, किंग कहते हैं बादशाह को, सर्वेंट, सर्वेंट कहते हैं मुलाजिम को, या अगर हम किसी शख्स का नाम बुलाएं जैसे कि शाहिद, अली, नासिर, तो ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? नाउन। इसके अलावा अगर किसी की जगह का नाम हो या शहर का नाम हो, जैसे लाहौर, गुजरांवाला, कराची, सियालकोट, तो ये क्या है? ये भी नाउन है। अगर किसी घर के बारे में बात करें जैसे हाउस, तो ये भी नाउन है। फील्ड यानी खेत, तो किसी भी जगह के बारे में जब हम नाम लेंगे तो वो भी नाउन ही होगा। इसी तरह किसी चीज़ का नाम भी नाउन के ज़ुमरे में आएगा, जैसे कप, चेयर, कुर्सी, एग, अंडा, पेन यानी लिखने का कलम जो है, ये भी क्या चीज़ें हैं? नाउन। यानी किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का जो नाम है, वो नाउन कहलाता है। इसके अलावा किसी हालत का नाम भी जो है वो नाउन हो सकता है, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कहते हैं बचपन को, इलनेस, इलनेस कहते हैं बीमारी को। ऐसी हालत को भी नाउन कहा जा सकता है। इसी तरह कोई ख़ास किस्म की जब कैफियत होती है, उसे भी नाउन कहा जा सकता है, जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, लव यानी प्यार, अफेक्शन। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? ये नाउन हैं। तो इसको आसान अल्फाज में कैसे हम बयान करेंगे कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह और कैफियत के नाम को हम नाउन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रोनाउन। जब हमने किसी का नाम ना बुलाना हो और नाम की जगह कोई हम दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं ये प्रोनाउन है। ठीक है जी? जो लफ्ज़ किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसे प्रोनाउन कहते हैं। मसलन आई यानी मैं, वी यानी हम, माई यानी मेरा, अस हमारा, यू योर, इट देम वगैरह वगैरह। ये तमाम वो अल्फाज हैं जहां पर हम किसी का नाम नहीं लेते लेकिन बात वाज़िया हो जाती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ माई यानी मेरा, तो मैंने नाम अपना नहीं लिया लेकिन समझ आ जाती है
कि ये किसके बारे में बात हो रही है। यानी हर वो लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जा सके उसे हम कहेंगे ये हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। और ये क्या चीज है? ये वो लफ्ज है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी या खामी बयान करे। वस्फ कहते हैं खासियत को। यानी ऐसी चीज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी या खामी बयान करे तो इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एडजेक्टिव है। क्या हो सकती हैं वो चीजें? जैसे गुड, अच्छा, बैड, बुरा, रिच, अमीर, पुअर, गरीब, टॉल, लंबा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ऑनेस्ट, ईमानदार वगैरह। ये साथ साथ आपने अपनी वोकेबलरी भी बिल्ड करनी है। ये वोकेबलरी रोजाना मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ। इसके स्पेलिंग भी याद करने हैं और तर्जुमा भी मैंने आपको साथ साथ बताया है और अल्फाज को बोलकर भी बताया है कि हम कैसे बयान करेंगे। तो लिहाजा यहाँ छोटा सा फिर समझ लें कि वो लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी खूबी या खामी को बयान करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसको भी आपने याद रखना है। ये 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी आर्टिकल। आर्टिकल क्या चीज है? आर्टिकल 3 होते हैं इंग्लिश में। ये क्या करते हैं? जो लफ्ज किसी नाउन की तखसीस, तखसीस से मुराद है खास होना। जैसे हम कहते हैं खास, खास से निकला है तखसीस। और इसकी अमूमियत यानी आम होना। तो आम से निकला है अमूमियत और खास से निकला है तखसीस को जाहिर करे उसे अंग्रेजी में आर्टिकल्स कहते हैं। ये 3 होते हैं, आ, एन और द। आ और एन हम बहुत शुरू में पढ़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल याद होंगे। द क्या है? द ऐसी चीज के शुरू में हम लगाते हैं जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को हम प्रोमिनेंट करना चाहते हो यानी अहम बनाना चाहते हो या खास तौर पर हम जिक्र करना चाहते हो तो फिर हम उसके शुरू में द लगाते हैं। तो ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये भी याद रखेंगे, आ, एन और द। नेक्स्ट है जी वर्ब। वर्ब ये है वो लफ्ज जो किसी जमाने में किसी काम के होने या करने का पता दे। इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। यानी जब हम कोई काम कर रहे हैं हमें ये पता चले वो काम क्या मौजूदा वक्त में हुआ है या पुराने वक्त में हुआ है माजी में या आने वाले वक्त में होगा, वो लफ्ज जो हमें बताएगा वो कहलाता है वर्ब। और जो जमाना है उसकी इंग्लिश है यहाँ पर टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गई होगी। जैसे कि राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। अगर सिर्फ राइट लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि ये काम फेल हाल यानी मौजूदा वक्त में हुआ है। इसकी दूसरी फॉर्म होती है रोट, WROTE। जब रोट लिखा होगा तो अंडरस्टूड होगा, यानी हम खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये काम माजी में यानी गुजरे हुए वक्त में हुआ है। और अगर किसी वर्ब के शुरू में विल या शैल आ जाए यानी विल राइट तो हम समझेंगे ये काम आने वाले वक्त में होगा। तो लिहाजा आपको याद ये रखना है कि वर्ब वो लफ्ज है जो किसी काम के होने का पता दे और साथ साथ ये हमें बताए कि वो काम किस जमाने में हुआ है। यानी फेल हाल में हुआ है यानी प्रेजेंट में हुआ है या माजी में हुआ है यानी पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा यानी आने वाले वक्त में होगा। तो ये कहलाता है वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट है जी एडवर्ब। एडवर्ब क्या चीज है? बहुत आसान सी बात है, समझना है आपने इसको। वो लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी दूसरे लफ्ज की वजाहत करे उसको इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। यानी नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी दूसरे लफ्ज की जब वजाहत करे उसे एडवर्ब कहते हैं। वो कैसे जी? जैसे स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम कहते हैं वो खाना खाता है लेकिन कैसे खाता है? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। हैप्पीली, जैसे हम कहें वो स्कूल जाता है, जाना जो है वो वर्ब है लेकिन कैसे जाता है? हैप्पीली यानी खुशी खुशी। वंस कहते हैं एक दफा, ट्वाइस कहते हैं 2 दफा, वेरी कहते हैं बहुत ज्यादा, मच भी कहते हैं बहुत ज्यादा को। तो ये नीचे जो है आपके पास एडवर्ब्स हैं, हैप्पीली, केयरफुली, वेरी, सैडली, लाउडली, जॉयफुली। तो ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। नॉर्मली जितने भी एडवर्ब्स हैं आखिर पे, अक्सर एडवर्ब्स के आखिर में LY आता है लेकिन तमाम के आखिर पे नहीं आता।
लिहाजा आपने याद रखना है कि वो अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी दूसरे लफ्ज की वजाहत करें तो फिर हम कहते हैं वो एडवर्ब है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रेपोजिशन। अगर आप इसके अल्फाज को देखें तो पहले लिखा हुआ है प्री, प्री से मतलब होता है पहले, और पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है जगह, तो प्री पोजीशन। और इसको तेजी में अगर बोलते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या चीज है? वो लफ्ज जो पोजीशन को जाहिर करे इसे प्रेपोजिशन कहते हैं। अब पूरी पोजीशन क्या हो सकती है आपको यहाँ मिसालों से मैं समझाऊंगा। यहाँ देखें बॉक्स है, सबसे पहले में बॉक्स के अंदर बॉल है, डिम सी नजर आ रही होगी आपको। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो हम कहते हैं ये इन है, और जब उसके ऊपर रखी हुई हो तो हम कहते हैं ये ऑन है, यानी किसी चीज के ऊपर होना। और अगर किसी चीज के नीचे कोई चीज रखी हो तो हम कहते हैं ये अंडर है। और अगर किसी चीज के पीछे कोई चीज छुपी हुई हो तो हम कहते हैं ये बिहाइंड है। और अगर उसके सामने हो तो हम कहते हैं ये इन फ्रंट ऑफ है। और अगर ऊपर तो हो लेकिन कुछ ऊंचाई पे हो तो हम कहते हैं ये अबव है। इसी तरह अगर नीचे हो लेकिन थोड़ा फासले पे हो तो हम कहते हैं ये बिलो है। अगर कोई चीज दो चीजों के दरमियान है तो हम कहते हैं ये बिटवीन है। अगर कोई चीज किसी चीज के आगे वाक़या हो तो हम कहते हैं नेक्स्ट टू। तो ये प्रेपोजिशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज कहाँ पर मौजूद है, किसी चीज के अंदर है, बाहर है, दाएं है, बाएं है, आगे है या पीछे है। तो इस लफ्ज को कहते हैं प्रेपोजिशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कंजंक्शन। इसको अदा करके भी देखिएगा। कंजंक्शन ये क्या करता है? वो लफ्ज जो दूसरे मुख्तलिफ अल्फाज या फिक्रों को मिलाने के काम आए उसे कंजंक्शन कहते हैं। यानी ऐसे लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा फिक्रों को आपस में जोड़ दे, मिला दे, उसे कंजंक्शन कहते हैं। छोटी सी मिसाल मैं आपको यूं भी दूंगा। कुछ लोगों ने अक्सर ट्रेन पर सफर किया होगा। जब वो सफर करते हैं तो ट्रेन पर सफर करते हुए जब स्टेशंस आते हैं तो कुछ स्टेशंस पे लिखा होता है जंक्शन, जैसे किला शेखुपुरा जंक्शन। इससे क्या मुराद होती है कि ऐसा स्टेशन जो दो से जायद स्टेशंस को आपस में मिलाए उसे जंक्शंस कहते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में भी कंजंक्शन वो लफ्ज होते हैं जो दो या दो से जायद अल्फाज को आपस में मिलाते हैं। मिसाल के तौर पे एंड, बिकॉज, एज सून एज, इधर, और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है हमने, जहाँ लिखा हुआ है फैन बॉय। फैन बॉयज से क्या है? ये एक छोटा सा लफ्ज है जिससे आप याद रख सकते हैं कि कंजंक्शंस कौन से हैं, वरना फैन बॉयज का कोई मतलब नहीं है। यानी फैंस बॉयज से किस तरह आप याद रख सकते हैं? जब आप एफ लिखेंगे तो आपको फॉर याद आ जाएगा, ए लिखेंगे तो एंड याद आ जाएगा, एन लिखेंगे तो नॉर, बी लिखेंगे तो बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए एक लफ्ज है फैन बॉयज, जिससे आप कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं। तो आखिरी पॉइंट जो हम नेक्स्ट डिस्कस करें हैं वो है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन क्या चीज होती है जी? वो अल्फाज जो आपके मुंह से इंतहाई खुशी के वक्त या गम के वक्त या हैरान होते हुए बेसाख्ता आपके मुंह से निकल जाएं, उन्हें इंटरजंक्शन कहते हैं। यानी आपने सोच समझ के कोई अल्फाज नहीं निकाले, आप किसी गम की पोजीशन में हैं या इंतहाई खुशी की पोजीशन में हैं, या किसी चीज को देखकर आप बहुत ज्यादा हैरत ज़दा हो गए और अचानक आपके मुंह से कोई अल्फाज निकल आए, चाहे वो खुशी के हों, गम के हों या तकलीफ के हों, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? इंटरजंक्शंस। जैसे कि आह, अलास, ये हम कहते हैं किसी गम के वक्त में। ओह, इसी तरह ये देखें छोटे छोटे हैं, वाओ, हाय, होरे, वेट। ये सारे के सारे अल्फाज वो हैं जो अचानक आपसे निकलते हैं। ओ माय गॉड, ओह, जैसे तकलीफ में आप अचानक कोई चीज बोल उठते हैं किसी चीज के बारे में। तो ये सारे के सारे अल्फाज जो अचानक आपके मुंह से निकले वो इंटरजंक्शंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे अल्फाज आपको समझ आ गए होंगे और आप इसको जरूर जुबानी भी याद कर लेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल करें। लेकिन एक चीज बहुत अहम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको ये लेसन कैसे लग रहे हैं? क्योंकि हम बिल्कुल बुनियादी लेवल से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हम इसको और मजीद तेज करें या इसी रफ्तार से चलें, और आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है? ये मुझे जरूर बताएं।
تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.